नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का कुंडली एनालिसिस सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैरिज से रिलेटेड कई सारे चार्ट मैंने आपके सामने लाइव एनालाइज किए हैं और उनमें प्रेडिक्शंस दी है फ्यूचर में कब मैरिज होगी उसकी। अब होगी या नहीं होगी ये ईश्वर के हाथ में है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो यदि कोई जिस दिन ये समझने लग जाता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी आ गई, तो समझ लीजिए उसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ वो है। एक कुंडली को एनालाइज करने में आपको 10 दिन भी लग जाएंगे, तभी भी हम उसकी पूरी चीजें नहीं देख सकते। फिर भी एक कोशिश जारी है और इस कोशिश में आज एक नया सिलसिला शुरू करूंगा मैं। प्रीवियसली मैंने जो भी वीडियोस एनालाइज किए थे, मोस्ट ऑफ देम नौकरी से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड थे, या ज्यादातर मैरिज से रिलेटेड थे। एक दो मैंने प्रोजेनी या संतान से रिलेटेड कुंडली एनालाइज की थी। आज मैं फिर संतान से रिलेटेड एक कुंडली लेकर आया हूँ। तो इसका कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जिन्हें मैं पहले बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कुंडली को एनालाइज करूंगा। संतान से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट यह है कि आपको प्रोजेनी के लिए सबसे पहले हम किसी की भी कुंडली को एनालाइज करेंगे तो उसमें उसकी मैरिज के टाइम को जरूर एनालाइज करना है कि कब उस नेटिव की मैरिज हुई है और किन दशाओं में मैरिज हुई है, क्योंकि संतान का इंडियन सोसाइटी में मैरिज से पूरा पूरा लिंक है। तो जिन भी दशाओं में मैरिज हुई है उन दशाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर हम जो एनालाइज करेंगे, मैं यहाँ पर पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ जो मैं इस कुंडली में एनालाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट चार्ट होंगे वो आपका D1 चार्ट हो गया, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चार्ट D9 चार्ट है और थर्ड इंपॉर्टेंट चार्ट सप्तांशा चार्ट है। तो प्रोजेनी या संतान से रिलेटेड डिविजनल चार्ट D7 या सप्तांशा चार्ट होता है। तो आपको जब भी किसी भी नेटिव की क्वेरी आती है कि उसके संतान कब होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट D7 चार्ट हो जाता है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि D1 चार्ट से हम उसका एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, मगर कई बार तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है D7 चार्ट में जब हम जाते हैं। तो D1 चार्ट एक तरीके का एग्जिट पोल है और D7 चार्ट एक्चुअल रिजल्ट है। उसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल ही बदल जाती है। मेरा एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, मगर मैं 2 टेक्निक्स और डिफरेंट यूज करूंगा जो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, या कुछ लोग करते भी होंगे, मैं सर्टेनली नहीं कह सकता, पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है ज्यादातर लोग करते नहीं है इसको। ये एक कुंडली ली हुई है मैंने, उसके अंदर ये डिटेल्स है। नेटिव की बर्थ टाइम है 5793, टाइम ऑफ बर्थ है 1400 आवर्स और अहमदनगर महाराष्ट्र की कुंडली है। आप ये कुंडली बना लीजिए खुद, जिससे आपको चीजें समझ में आए। हालांकि मैं यहाँ पर दी हुई है, आप अपने ऐप से भी बना सकते हो और यहाँ से भी देखकर आप ये कुंडली बना लेंगे। चाइल्ड बर्थ में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, एक चाइल्ड का बर्थ लेडीज देती है, जेंट्स कभी नहीं देते। तो चाइल्ड बर्थ में जो मेन कुंडली है जिसका रोल 90% है वो फीमेल नेटिव है। केवल 10% रोल मेल नेटिव का होता है। किसी भी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग से लेकर उसके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक होंगे, वो बॉर्न कब होगा नहीं होगा, वो मेल नेटिव पर कम डिपेंड करता है और फीमेल नेटिव पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो जहां पर भी आपको डिस्प्यूट मिल रहा है हस्बैंड और वाइफ की कुंडलियों से, एक की वाइफ कुंडली बता रही है कि चाइल्ड बर्थ होनी चाहिए और दूसरे में प्रॉमिस नहीं है, तो आप प्रेफर करेंगे ऑलवेज फीमेल नेटिव की कुंडली को, क्योंकि चाइल्ड को बर्थ फीमेल नेटिव ही देगी। फीमेल नेटिव में प्रॉमिस नहीं है, तभी आप मेल नेटिव को देखिए कि मेल नेटिव की कुंडली में भी प्रॉमिस है या नहीं। दोनों में से किसी भी एक की कुंडली में प्रॉमिस है तो पॉसिबिलिटी होगी, मगर आप प्रेफर करेंगे फीमेल की कुंडली को। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। इसमें मैं 2 चीजें कैलकुलेट की हुई है जो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल की कुंडली में हम क्षेत्र स्फूट कैलकुलेट करते हैं। क्षेत्र स्फूट एक्चुअली वो जमीन होती है जिसपे कोई फसल पैदा होती है। तो बर्थ लाइक क्रॉप, जैसे क्रॉप पैदा होती है ऐसे ही किसी चाइल्ड की बर्थ होती है। तो वो यदि जमीन आपकी उपजाऊ नहीं है तो उस पर आप कितना ही बीज डालिए
फसल पैदा नहीं होगी। इसीलिए यदि कोई भी फीमेल कैपेबल नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके की बायोलॉजिकल कमी है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी और चाइल्ड को बर्थ दे नहीं सकती। तो उसको हम देखने के लिए जो पैरामीटर है उसे हम ज्योतिष में क्षेत्र स्फुट बोलते हैं। पुरुष के केस में बीज स्फुट बोलते हैं, वो मैं लेटर ऑन एनालाइज करूंगा पुरुष की कुंडली भी। तो क्षेत्र स्फुट निकालने के लिए हम मून का लॉन्गिट्यूड लेते हैं, मार्स का लॉन्गिट्यूड लेते हैं कुंडली में, और जुपिटर का लॉन्गिट्यूड लेते हैं। तीनों लॉन्गिट्यूड को ऐड कर लेते हैं। मून मदर का कारक होता है, मार्स ब्लड का कारक होता है, जुपिटर पुत्र का कारक होता है। तो किसी भी संतान प्राप्ति के लिए इन तीन चीजों की जरूरत होती है। तो इन तीनों के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने पे यदि साइन 12 से ज्यादा आ जाता है, मिनट्स को मिनट्स में ऐड किया, 60 से ज्यादा है तो उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे, और डिग्री 30 से ज्यादा है तो वो साइन में चली जाएंगी। इस तरीके से हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने पे यदि साइन 12 से ज्यादा आता है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी मिला वो इसका बीज स्फुट होगा। तो यहाँ पे 7 साइन पास्ट 1 डिग्री 44 मिनट्स आ रहा है। तो इसको हम मतलब समझेंगे कि 8 साइन में इसका बीज स्फुट चला गया है। जो मैंने यहाँ पर इसका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, वो सॉरी क्षेत्र स्फुट में बीज स्फुट कहीं बोल गया हूँ, तो वो बाई मिस्टेक बोला है। इसका क्षेत्र स्फुट 8 साइन में चला गया। अब इसी क्षेत्र स्फुट को हम D9 और D7 चार्ट में भी प्लेस करेंगे, नवांश चार्ट में भी प्लेस करेंगे और सप्तांश चार्ट में भी प्लेस करेंगे। तो इसका मैंने क्षेत्र स्फुट निकाल लिया। सप्तांश चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उससे हम इसका क्षेत्र स्फुट मैंने कैलकुलेट किया तो वो आता है यहाँ पर 4 साइन के अंदर चला गया D9 चार्ट में, और D7 चार्ट में वो यहाँ पर 2 साइन के अंदर चला गया है। मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। फिर किसी दिन मैं आपको सप्तांश और नवांश बनाना भी बता दूंगा, नहीं तो आप मेरी वीडियोस में जाएंगे, आपको सभी तरीके के डिविजनल चार्ट बनाना वहां पर मिल जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, एक संतान तिथि कैलकुलेट की है और संतान करण भी कैलकुलेट कर सकते हैं। संतान तिथि कैलकुलेट करने का मैं तरीका यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे वीडियोस कई लेकर आऊंगा, वहां पर नहीं बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ संतान तिथि किस तरीके से निकालनी होती है। आप इसके लिए लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे बोगांश, मून का और सन का, सूर्य और चंद्रमा का बोगांश लीजिए, जो भी ज्यादा है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोगांश को दोनों को डिग्रीज में कन्वर्ट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे देखिए मून का 9 साइन 5 डिग्री, तो 9 साइन का मतलब हो गया एक साइन 30 डिग्री का होता है, तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया 270 और इसमें 5 ऐड कर दिया 275 हो गया। मिनट्स को भी कर सकते हो पर मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है, उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जाने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मुझे दूसरा चाहिए था सन का, तो सन का भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, 2 साइन पास समथिंग था, उससे मैंने 79 डिग्री सन का कैलकुलेट किया लॉन्गिट्यूड। मतलब जो साइन है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके यू कैन हैव दिस इन द डिग्रीज। तो जो भी डिग्रीज में लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो ज्यादा है उसमें से कम को। वैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस सन, जब सन का ज्यादा है तो सन में से मून को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें जो भी आता है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो भाव रिक्वायर्ड होता है वो 5th भाव होता है, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसको संतान तिथि निकाल रहे हैं, इसको हम संतान तिथि बोलते हैं। तिथि निकालने के लिए इन दोनों को 12 से डिवाइड करते थे, उससे आपको तिथि मिल जाएगी। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को लॉन्गिट्यूड ऑफ सन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर जो 12 से डिवाइड करो तो तिथि मिलती है। संतान तिथि के लिए उसी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 980 आ गया। तो 360 से ज्यादा डिग्रीज होती नहीं है, तो 980 में से मैंने 360 के मल्टीपल्स 720 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 260 बचा आपका। जो भी बचा है यू जस्ट डिवाइडेड बाई 12, ये तरीका होगा। 12 से डिवाइड करने पे ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको मैंने रफली 21.5 लिख दिया है। 21 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ रफली लिखा है, बहुत सारे क्वेरीज भेजेंगे जी तो 21.2 आ रहा था, आपने 5 लिख दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 21.25 है, उससे काम चल जाएगा हमारा। मतलब बाई 20 सेकंड तिथि हो गई। 20 सेकंड तिथि कैसे होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तिथि एक्चुअली पूर्णमासी के अगले दिन से शुरू होती है, वो होती है 1 2 3 4 5 वो सॉरी अमावस्या के अगले दिन से। तो रिपीट कर रहा हूं, अमावस्या के अगले दिन को हम
प्रतिपदा बोलते हैं। इसके बाद 15वें दिन में पूर्णमासी आ जाती है। 16वें दिन से शुरू हो जाता है शुक्ल पक्ष। पहले 15 दिन पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या आ जाती है, 30वीं तिथि अमावस्या होती है। अमावस्या के बाद पहली तिथि आपकी शुक्ल पक्ष की होती है। 1, 2, 3, 4 15वीं तिथि को हम पूर्णमासी बोलते हैं और 16वीं तिथि फिर पूर्णमासी के बाद ये शुरू हो जाती है, आपकी कृष्ण पक्ष की तिथियां शुरू हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30वीं तिथि अमावस्या होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ शायद मैं मिस कर गया हूं कि आपका तिथियों की काउंटिंग इस तरीके से होती है कि पहली तिथि जो होती है वो होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। 15वीं तिथि जब आएगी, 15 आ जाता है तो वो पूर्णमासी है। 16वीं तिथि होती है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। 17, 18, 19, 20 इस तरीके से जब 30 तिथि तक मैक्सिमम हो सकती है। 360 डिग्री को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 तिथि मैक्सिमम होती है, वो अमावस्या होती है। तो 16 से लेकर 30वीं तिथि तक जो तिथियां होती है वो कृष्ण पक्ष की होती हैं। तो इस नेटिव की जो तिथि यहाँ पे 22 आ रही है, तो एक्चुअल में 7वीं तिथि है कृष्ण पक्ष की, 7वीं तिथि है। तो इस नेटिव के लिए मैंने 7वीं तिथि यहाँ पर निकाल दी। अब मैं आपको सबसे पहले तिथि का रोल बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बाकी चीजें बाद में देखेंगे हम इस कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले मैं तिथि ही निकालता हूं जो भी डिलेड चाइल्ड बर्थ में आती है। तो 99% लोग ये जानते ही नहीं है और निकालते भी नहीं है, तो अब आपसे निकाल सकते हैं, अब से बहुत आसान है। तो मैंने संतान तिथि निकाला, वो सप्तमी आ गई। तो उसके कॉम्बिनेशंस हैं, सप्तमी तक संतान तिथि जिसकी होगी, पंचमी तक भी डिले होगा, मतलब 5 से और 10 तक तो एक्सट्रीमली डिले होगा चाइल्ड बर्थ में, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। यदि किसी की संतान तिथि कृष्ण पक्ष में 6वीं से 10वीं तक आ जाए तो चाइल्ड डिले होता है एक्सेप्शनली। तो यहाँ पे चाइल्ड डिले तो है ही, और ये तिथि भी उसको इंडिकेट कर रही है। अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, किसी एक वीडियो में मैं आपको सारे कॉम्बिनेशंस अलग से समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से चाइल्ड बर्थ देखना है। तो यहाँ पे डिले का एक्सटेंट बहुत हाई है। इस डिले का उपाय होता है शिव पूजा करें हम, या फिर कार्तिकेय की पूजा करें, तो इस डिले का ये रेमेडी है। क्लासिक्स में लिखी हुई है वो रेमेडी मैं बता रहा हूं, ये क्लासिक्स के कॉम्बिनेशन है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बातों पर। ये तो मैंने संतान तिथि के बेस पर डिसाइड कर लिया कि इस कुंडली के अंदर डिले है। क्षेत्र स्पूड मैंने निकालना बता दिया। अब कॉम्बिनेशंस में लगाऊंगा, तो कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले मैंने यहाँ पर विंशोत्तरी दशा लिख दी है। राहु वीनस, ये है 7/12/2026 तक, राहु सन 3/10/2027 तक। चर दशा लिख दी है यहाँ पे मैंने, ये 10-11 का मतलब है मकर राशि और एक्वेरियस की है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और जिसको हम बोलते हैं कुंभ। इसके बाद आपका कैप्रिकॉर्न की है चर दशा, टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। योगनी दशा राहु है अप टू 26 एंड देन राहु मून है, ये दशाएं मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब मैं एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो मैंने डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ट्रांजिट की अभी जो पोजीशन है करंटली वो इस तरीके से है कि सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है करंटली मार्च 25 तक, और जुपिटर आपका 2 साइन में आ जाएगा अप्रैल 25 तक। तो अभी बर्थ नहीं हुई है, तो अप्रैल 24 तक तो बर्थ हो नहीं सकती। तो अप्रैल 24 से लेके और अप्रैल मई 25 तक जुपिटर 2 साइन में होगा। तो ये मैंने ट्रांजिट की अभी पोजीशंस बता दी है। अब आपको देखना क्या है, देखिए इस कुंडली में D1 चार्ट में कितनी सारी चीजें देखनी है, कितने सारे पैरामीटर्स देखने हैं। उससे पहले आप चाइल्ड बर्थ के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। चाइल्डलेसनेस आप कभी भी प्रेडिक्ट ना करें। आज के टाइम में साइंस इतना डेवलप हो चुकी है कि चाइल्ड होना ही है, ये मान के चलिए। आप केवल ये बताएंगे कि होने में उसमें कितनी डिफिकल्टी है, डिले है, चाइल्ड तो होगा ही। तो नेगेटिव फैक्टर आप देखते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं कभी नेगेटिव फैक्टर नहीं देता। मैं हर केस में ये ढूंढने की कोशिश करता हूं कि उस नेगेटिव का काम कैसे बन सकता है और वो उसको क्या प्रयास वो कर सकता है जिससे कि उसका काम बन जाए। तो यहाँ पर भी चाइल्ड बर्थ के लिए ही मैं कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको D1 चार्ट में आप लिख सकते हो, ये इतने पैरामीटर देखने हैं, मैंने 11 लिखे हुए हैं, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं पर ये तो देखना ही है। 5th हाउस देखना आपको, 5th लॉर्ड जुपिटर, 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, 5th हाउस से भी 5th मतलब 9th हाउस भी देख सकते हो इसमें। क्षेत्र स्पूट
5th हाउस फ्रॉम क्षेत्र स्फूट, संतान तिथि जो मैंने अभी देखा था, संतान करण भी देख सकते हैं। और जेमिनी के लिए पुत्र कारक पीके, 5th हाउस फ्रॉम पुत्र कारक, 5th पद, 5th हाउस फ्रॉम 5th पद, 5th हाउस फ्रॉम उपपद। इतनी चीजें हमें कम से कम देखनी है D1 चार्ट के अंदर। ये आप नोट कर लीजिए, या आपका प्रिंट स्क्रीन जो भी लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। D9 में जो हमें मिनिमम देखना है वो 5th हाउस देखना है, 5th लॉर्ड देखना है, जुपिटर देखना है, 5th लॉर्ड ऑफ D1 को भी D9 में देखना है, D1 के 5th लॉर्ड को भी लेके जाना है वहां पे, और क्षेत्र स्फूट यहाँ पे भी देखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम D7 चार्ट पे, वहां पे फिर वही 5th हाउस देखना है, उसका D7 का 5th लॉर्ड देखना है, उसकी लग्न देखनी है, लग्न लॉर्ड देखना है, इसका 7th हाउस और 7th लॉर्ड देखना है, 9th हाउस और 9th लॉर्ड देखना है, जुपिटर देखना है, क्षेत्र स्फूट देखना है। इसमें मैं एक पैरामीटर भूल गया, D1 का 5th लॉर्ड भी यहाँ पे देखना है, 9th, ये भी आप नोट कर लें, D1 का 5th लॉर्ड वो भी देखना है आपको, 9th ये पैरामीटर यहाँ पे है, 5th लॉर्ड ऑफ D1। इतने सारे पैरामीटर देखने हैं, तो एक बर्थ चाइल्ड के लिए यहाँ पे 16 और 9 25 तो ये चीजें हो गई जो आपको देखनी है। संतानकरण का मैं यहाँ पे यूज कर नहीं रहा हूँ, इस कुंडली में मैंने देख लिया है संतानकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, वो मैं फिर किसी और केस में आपको बताऊंगा, जिसमें प्रॉब्लम होगी वहां पर बताऊंगा। अब आ जाता हूँ मैं इस कुंडली के अंदर, तो मैं 1 बाय 1 पैरामीटर देखूंगा। D1 चार्ट में मैंने आपके सामने पैरामीटर लगा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका 5th हाउस एनालाइज कर रहा हूँ। तो 5th हाउस के अंदर देखिए 5th लॉर्ड बैठा हुआ है कुछ सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर, उसको मार्स देख रहे हैं यहां से 11वें भाव से। तो आगे दिक्कत 5th हाउस के अंदर, सैटर्न वैसे भी 5th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, डिले इन चाइल्ड बर्थ करता है, और रेट्रोग्रेड तो और भी डिले करेगा। हालांकि वो खुद ही अपने हाउस में बैठा हुआ है, ये नपुंसक प्लैनेट है, इतना बेटर नहीं माना जाता। और फिर इसको मार्स ने देख लिया, तो मार्स ने जैसे ही 5th हाउस में 5th लॉर्ड को देखा, तो मेडिकल इंटरवेंशन भी ये बताता है, एबॉर्शन को भी बताता है। 5th हाउस को जब भी मार्स देखता है तो मेडिकल इंटरवेंशन बताएगा। फिर ये एक मैं क्लासिकल आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जिस भी हाउस को यदि सैटर्न और मार्स किसी की भी कुंडली में कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, उस हाउस से रिलेटेड पर्सन को सफर तो करना ही पड़ता है लाइफ में, कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म में सफर करना पड़ेगा। चाइल्ड बर्थ की फॉर्म में करना पड़ेगा, बड़ा होकर चाइल्ड से रिलेटेड उसको कुछ परेशानियां आ जाएंगी, बच्चे बड़े होने के बाद हो जाएंगी, बच्चों का उनका एक्सीडेंट हो सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई आप उसको बड़ी प्रॉब्लम लेके ना चले, मगर प्रॉब्लम तो आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए 5th हाउस एफ्लिक्ट हो गया, ये नेगेटिव हो गया पॉइंट। और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, पर मैंने एक ही ढूंढ लिया, ये काफी है बताने के लिए कि 5th हाउस अच्छा खासा एफ्लिक्टेड हो गया। 5th लॉर्ड को पकड़ लेते हैं, 5th लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो गया, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर है तो उसको मार्स तो देख ही रहा है, तो मार्स के देखते ही ये भी आपका एफ्लिक्ट हो गया है यहाँ पे, और कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट यहाँ पे नजर आ नहीं रहे। थर्डली जुपिटर को अब देख लेते हैं। तो जुपिटर हमारा यहाँ पर इस कुंडली के अंदर ये 12वें भाव में चला गया, तो 12वें भाव में उसको कोई खास अच्छा तो हम मानेंगे नहीं, भाव अच्छा नहीं है उसका, और शत्रु राशि में भी है, वो 6 साइन है, वो शत्रु राशि में है, तो उस हिसाब से कोई बहुत एक्सीलेंट तो नहीं है यहाँ पर। मगर आप ये कह सकते हो कि उस पर कोई मेलिफिक दृष्टि नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। 12वें भाव में, तो 12वें भाव में तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, उतना अच्छा तो नहीं मान सकते कोई भी प्लैनेट यदि 6, 8, 12 में चला जाए। पर ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये विपरीत राजयोग फॉर्म कर रहा है। विपरीत राजयोग किस तरीके से बना रहा है कि ये जब भी 6, 8, 12 का लॉर्ड, उन्हीं में से 6 का लॉर्ड 12th में चला जाए तो विपरीत राजयोग हो गया है। तो विपरीत राजयोग हो रहा है, तो परेशानियां क्रिएट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ये दे देगा। तो इसको मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, स्लाइटली इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि इस पे यदि एस्पेक्ट होता तो प्रॉब्लम हो जाती। अब 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर ढूंढते हैं क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मून है 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, मून पे मरकरी की दृष्टि है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। फिर इस कुंडली के लिए मैं बता चुका हूं कि मून बहुत शुभ भी है, मतलब बली भी है, कमजोर नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया यहाँ पर। 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, इट इज ए पॉजिटिव फॉर दिस वन पर्टिकुलर कुंडली।
अब आपको कभी ढूंढना हो तो चंद्रमा से भी फिफ्थ हाउस आप देख सकते हो। ऑलवेज जो चीज लगने से देखते हो वो देख सकते हो। तो मैंने मिनिमम चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ये सारी चीजें आप चंद्रमा से भी देख सकते हो, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड। तो मैं चंद्रमा से भी देख ही डालता हूँ। ये चंद्रमा रहा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वीनस बैठा हुआ है चंद्रमा से 5वें भाव में, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। मगर ये राहु केतु एक्सिस पे है तो ये थोड़ा सा अफ्लिक्टेड तो हो गया, पर है ठीक है। एक तो 5वें भाव में वीनस अपनी राशि में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। राहु केतु से अफ्लिक्टेड है, तो ये आपको बहुत अच्छा भी नहीं करेगा, बुरा भी नहीं करेगा। नेक्स्ट पैरामीटर पे आ जाता हूँ, क्षेत्र स्फुट। तो फीमेल नेटिव के केस में आप ये याद रखिएगा, यदि क्षेत्र स्फुट D1 और D9 चार्ट के अंदर इवन साइन में हो, नवांश में भी और D1 में भी इवन साइन में हो, तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्र स्फुट इसका नेटिव का कहां पे आ रहा है, 8 साइन में है, वो इवन साइन में है, ये बेटर है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ये अकेला ही एक्चुअली प्रोजनी करा देगा। फिर इवन साइन होने के अलावा ये इसका जो प्लेसमेंट है वो उतना ज्यादा खराब नहीं है। राहु केतु एक्सिस पे है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, पर इवन साइन में, इसलिए ये बेटर ही मानूंगा मैं इसको। अब फिफ्थ हाउस फ्रॉम क्षेत्र स्फुट देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ हाउस फ्रॉम क्षेत्र स्फुट को कुछ मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया और इस पे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है नहीं। तो ये फिफ्थ हाउस फ्रॉम क्षेत्र स्फुट ये भी नेगेटिव हो गया। संतान तिथि मैंने बताया था निकाल के, वो नेगेटिव है। संतान करण में यहाँ पे निकाल के आपको नहीं बताया, मगर वो पॉजिटिव है। अब मैं देखता हूँ पीके, पुत्र कारक देखते हैं, पुत्र कारक क्या है। तो पुत्र कारक के लिए हमें दशाएं देखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, दशाएं लेटर ऑन। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जेमिनी के, मैं सूत्र जब उनकी दशाएं देखूंगा तब बताऊंगा। D9 चार्ट में चले जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। ये D9 चार्ट हो गया हमारा। तो फिफ्थ हाउस के अंदर जुपिटर है 1 साइन में, तो साइन में तो जुपिटर बैठा है, अच्छा है। और संतान प्राप्ति के लिए तो जुपिटर कारक भी हो गया। अब इसको कोई मेलिफिक या बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है क्या, तो मेनली दृष्टि देख लीजिए, सैटर्न नहीं देख रहा, मार्स यहाँ से देख ही नहीं पाएगा। तो ये अच्छी स्थिति में, फिफ्थ हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पे फिर हम फिफ्थ लॉर्ड को भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर क्या है, फिफ्थ लॉर्ड है। तो फिफ्थ लॉर्ड एक तो वो डेबिलिटेड हो गया, नीच का हो गया, फिर डेबिलिटेड हो गया है, यही इसमें एफ्लिक्शन है। बाकी एस्पेक्ट वगैरह तो कोई खास है नहीं इसके ऊपर। तो ये डेबिलिटेड है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फिफ्थ हाउस ठीक है, मगर फिफ्थ लॉर्ड डेबिलिटेड है, नेगेटिव हो गया। जुपिटर की पोजीशन देख लेते हैं, तो जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, इसके ऊपर किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है, तो त्रिकोण में चला गया, मित्र राशि में चला गया। तो जुपिटर की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, फिफ्थ हाउस भी पॉजिटिव है। फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D1 भी उठा के ले आते हैं, तो D1 का फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है। तो सैटर्न यहाँ पर मार्स की राशि में चला गया है, शत्रु राशि में 12वें भाव में चला गया है। तो इसकी प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, खराब ही मानेंगे। और मार्स भी इसको देख रहा है, मार्स इसको नहीं देख रहा, सॉरी। तो मगर और किसी का वो एस्पेक्ट इसके ऊपर नहीं है, तो सैटर्न को भी यहाँ पर हम कोई उतना अच्छा नहीं मान के चलेंगे, नेगेटिव ही मानेंगे। प्लेसमेंट भी सही नहीं है और राशि भी सही नहीं है। फिर आता है क्षेत्र स्फुट यहाँ पर, तो वो इवन साइन में है, तो इवन साइन पॉजिटिव है, मगर ये फिर इवन साइन में क्षेत्र स्फुट अच्छा माना जाता है। 8th भाव में चला गया, तो ये 8th भाव उतना बेटर नहीं है, तो इसको आप न्यूट्रल सही मान लीजिए, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्योंकि इसका भाव ठीक नहीं है। क्षेत्र स्फुट 6-8 12 में हो तो वो ठीक नहीं होता। इवन साइन है, ये एक पॉजिटिव चीज है, मगर 6-8 12 में हो तो उतना ठीक नहीं होता। अब हम आ जाते हैं इसके D7 चार्ट के अंदर। मतलब इसका मतलब प्रॉमिस तो हो ही गया, डिनायल नहीं है। डिनायल तब तक नहीं मानोगे जब तक ये सभी पॉइंट नेगेटिव नहीं हो जाते। इनमें कोई 1-2 पॉइंट भी पॉजिटिव है, तो डिनायल ऑफ चाइल्ड नहीं है, कैसे भी चाइल्ड बर्थ तो होगा ही होगा। फिर अब आ जाते हैं हम D7 के फिफ्थ हाउस के ऊपर। तो D7 के फिफ्थ हाउस के अंदर 1 साइन है, उसे यहाँ पे सन एस्पेक्ट कर रहा है, और तो कोई एस्पेक्ट कर नहीं रहा है। तो सन एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी थोड़ा सा एफ्लिक्टेड ही हो गया। नीच का है इस कुंडली के अंदर, और वो इसे एस्पेक्ट कर रहा है, बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो फिफ्थ हाउस नेगेटिव है। फिफ्थ लॉर्ड ऑन साइन में चला गया। अब D7 चार्ट में 12वें भाव है, हालांकि तो डिविजनल चार्ट में एक्चुअली टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ी भी एक्यूरेसी ना हो तो भाव गलत भी हो सकता है।
पर ये ऑन साइन में है तो मैं इसको अभी ठीक ही मान के चलूंगा, ये लिटिल बिट पॉजिटिव ही है। लग्न देख लेते हैं इसकी D7 की। तो लग्न के अंदर 9 साइन है और उसके अंदर वीनस शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो लग्न इसकी ठीक ठाक है। लग्न लॉर्ड को देख लेते हैं, तो इन दोनों में एक्सचेंज है इस कुंडली के अंदर, वीनस और जुपिटर के अंदर एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज ही एक दूसरे का रिजल्ट दे देंगे। एक्चुअली एक्सचेंज के केस में ऐसा होता है, वीनस जुपिटर का रिजल्ट दे देगा, जुपिटर वीनस के रिजल्ट दे देगा। तो लग्न लॉर्ड का 2 साइन में, वैसे तो इसका एनिमी साइन है, वीनस का 9 साइन एनिमी नहीं है, वीनस का शत्रु नहीं होता जुपिटर, मगर जुपिटर का शत्रु वीनस होता है, तो एनिमी साइन में चला गया और 6th हाउस में चला गया। सो आई विल टेक इट एज नेगेटिव। 7th और 9th भी हाउस देखने होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। पहली संतान में 5th हाउस और लग्न देखते हैं, दूसरी संतान में 7th हाउस और लग्न देखते हैं, तीसरी संतान में D7 का 9th हाउस और लग्न देखते हैं। अब इनकी पहली संतान है, इसलिए मैं ये 7th और 9th को कंसिडर ज्यादा कर नहीं रहा हूं। अब हम देख लेते हैं जुपिटर की स्थिति, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो नेगेटिव है। यहाँ पे क्षेत्र स्फूट देखते हैं, तो क्षेत्र स्फूट फिर इवन साइन में चला गया, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तीनों जगह पर क्षेत्र स्फूट इवन साइन में है। नेगेटिव ये है कि ये भी 6th भाव के अंदर चला गया, तो ये नेगेटिव है इस कुंडली के लिए। तो क्षेत्र स्फूट न्यूट्रल सा हो गया इसमें भी। अब हम देखते हैं कि D1 चार्ट का जो 5th लॉर्ड है सैटर्न, तो D1 चार्ट का 5th लॉर्ड सैटर्न यहाँ पर केंद्र भाव में, और वो जुपिटर के साइन में चला गया। जुपिटर किसी का भी एनिमी होता नहीं है, तो ये न्यूट्रल साइन में, तो केंद्र स्थान में होने की वजह से, न्यूट्रल साइन में होने की वजह से ये भी नेगेटिव नहीं है। बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, मगर इसको मैं नेगेटिव भी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल टाइप हो गया। तो इतने सारे पैरामीटर मैंने आपके सामने देखे। नेगेटिव पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है, और नेगेटिव पैरामीटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डिले तो होगा ही होगा, मगर जो भी 2 4 6 पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ तो होगी। डिनाइल ऑफ चाइल्ड इस केस में बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं डिनाइल का आपको फंडा बता देता हूं। मैं इतने सारे पॉइंट पकड़े, इनमें आपके सारे के सारे यदि नेगेटिव आ जाए तभी आप डिनाइल कहेंगे। इनमें 2 या 3 भी पॉजिटिव आते हैं, तो देयर इज नो डिनाइल ऑफ चाइल्ड। अब लेट तो इनका चाइल्ड बर्थ हो गया है, मेडिकल इंटरवेंशन इज नीडेड। मेडिकल इंटरवेंशन मैंने इसलिए बता दिया है, यहाँ पे मार्स 5th हाउस को देख रहे हैं, और मार्स कुछ ना कुछ मेडिकल, ऑपरेटिव या किसी न किसी तरीके की वो इंडिकेट करता ही करता है। मून से 5th हाउस भी 6ठे भाव में चला गया, मगर वहां पे ऑन साइन है, राहु केतु एक्सिस है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएटिव बता रहा है। क्षेत्र स्फूट पे भी एक्चुअली राहु केतु एक्सिस आ गया, तो वो कुछ ना कुछ आपका अदर मीन्स आपको यूज करने पड़ेंगे, अनकन्वेंशनल मीन्स यूज करने पड़ेंगे। अनकन्वेंशनल मीन हो गया एक्चुअली क्षेत्र स्फूट आते ही, अनकन्वेंशनल मीन से ही होगा। रेट्रोगेट यहाँ पे 5th लॉर्ड है, वो इसको डिले करेगा प्रोसेस को। अब होगा या नहीं होगा, अब देखते हैं। हम टाइमिंग करना चाहते हैं इसकी, तो टाइमिंग के लिए मैंने यहाँ पर विंशोत्तरी दशा ले ली। राहु और वीनस की चल रही थी, अभी 2026 दिसंबर तक है, तो लंबा पीरियड है। अभी 2024 शुरू हुआ है, तो 3 साल है इसके। तो 3 साल में तो यदि ये ट्राई करेंगे तो होना ही चाहिए। तो राहु और वीनस क्या जस्टिफाई करती है क्या, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो जस्टिफाई यहाँ पे आप देखते हो, तो D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड वीनस है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये किसी भी नेटिव का कोई भी काम उसके लग्न की दशा में हो ही सकता है। 100% लग्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंडिविजुअल भाव भी नहीं होता। तो लग्न लॉर्ड की अंतरदशा है, तो काम इनका बन ही गया, हो जाएगा इसी दशा में। अब दूसरा रोल आता है कि भाई मैं अब यहां से, इसके 5th हाउस की कोई दशा नहीं है, उससे कोई लिंक नहीं है, 7th हाउस से कोई लिंक नहीं है, और 9th हाउस से भी कोई लिंक होता हो मुझे नजर आ नहीं रहा है। अब मैंने इसको मून से 5th हाउस की दशा देखी, तो मून से 5th हाउस में वीनस है, और वो राहु केतु एक्सिस पर है। तो मून से 5th हाउस से राहु भी लिंक हो रहा है और वीनस भी लिंक हो रहा है। इसलिए D1 चार्ट में मुझे वीनस में की अंतरदशा के अंदर ये काम होता नजर आ रहा है। अब मैं चला जाता हूं D9 चार्ट में। तो देखिए फिर D9 चार्ट की लगने के अंदर राहु प्लेस्ड है। D9 चार्ट की लगने के अंदर राहु प्लेस्ड है, तो वो फिर से लग्न में जो भी प्लेनेट है वो कोई भी काम करा सकता है। तो यहाँ पर इसकी राहु की दशा में ये भी काम हो सकता है। मैरिज भी हो सकती है राहु की दशा में, और राहु की दशा में प्रोजेनी भी हो सकती है। तो इनकी मैरिज भी मोस्ट प्रोबेबली राहु की दशा में ही हुई होगी।
तो राहु यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अभी वीनस का कोई लिंक देखते हैं तो वीनस यहाँ पे 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, तो इतना कुछ खास लिंक इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पर चलो राहु की दशा है तो उसमें प्रोजेनी हो सकती है। अब D7 चार्ट पे मैं पहुंच जाता हूँ सीधा ही। तो D7 चार्ट की भी लग्न में वीनस बैठा हुआ है, और तो एक्चुअली D7 चार्ट अंतर दशा का लग्न और 5th हाउस से फर्स्ट चाइल्ड के केस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। तो अंतरदशा लॉर्ड का D7 की लग्न से लिंकअप हो गया, इसका मतलब इस नेटिव को चाइल्ड बर्थ इस पर्टिकुलर दशा में पॉसिबल है। तो इस तरीके से राहु वीनस दशा में चाइल्ड बर्थ को मैंने जस्टिफाई किया। अब मैं दूसरा देखता हूं, चर दशा को भी तो देखना है। तो चर दशा में अब 10 और 11 की दशा में होगा या 10 और 10 की दशा में होगा। तो 10 11 को पकड़ता हूं मैं। 10 दशा है तो देखिए वो पुत्र कारक की दशा चल रही है जेमिनी के हिसाब से, तो परफेक्ट दशा है। तो 10 दशा में पुत्र कारक की दशा है तो पुत्र प्राप्त हो ही सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि इसके अंदर 11 की अंतरदशा है, 11 साइन की अंतरदशा है। तो 11 साइन का कुछ लिंक बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर पुत्र कारक से तो सेकंड भाव है, कोई है नहीं लिंक इसका। 11 साइन की अंतरदशा यहाँ पर उपपद को एस्पेक्ट कर रही है क्या, वो भी नहीं कर रही है, क्योंकि 11 साइन और 2 साइन दोनों ही स्टैटिक हैं, ये उपपद को भी एस्पेक्ट नहीं कर रही। हम 5th पद देख लेते हैं। तो हम 5th पद से 5th है क्या, अंतरदशा 5th पद इसका आएगा नेटिव का 1 साइन का है। तो 1 साइन का लॉर्ड हो गया, 5th में 11 साइन है तो 5th पद यही है। तो 5th पद की दशा होगी, देख लीजिए ये 5th पद है तो परफेक्ट हो गया है। पीके की तो दशा है और 5th पद की अंतरदशा है। तो जेमिनी के हिसाब से इन दोनों केसेस में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो हम ये पिन पॉइंट कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे 10 11 की दशा में चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। अब योगिनी दशा पे आ जाते हैं। तो योगिनी दशा एक्चुअली 2126 तक राहु है, जिसे संगठा बोलते हैं। मैंने राहु यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि बहुत लोगों को योगिनी दशा का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो राहु को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ कि राहु की दशा में पॉसिबिलिटी इज देयर, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो राहु की दशा में भी योगिनी दशा के हिसाब से भी चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। तो चाइल्ड बर्थ जस्टिफाइड होती नजर आ रही है इन दिस वन पर्टिकुलर पीरियड, जनवरी 2026 तक। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ट्रांजिट की कंडीशन क्या इसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखते हैं कि मार्स अब सैटर्न आपका 5th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है करंटली। आज की डेट में जुपिटर यहाँ पे है, तो जुपिटर यहाँ से 9th और 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर जुपिटर चला जाएगा यहाँ पे अप्रैल में। तो अप्रैल में यहां से देखता हूं तो क्या 5th हाउस को या लग्न को इन्फ्लुएंस करता है क्या। यहां से जुपिटर लग्न को कर रहा है वैसे इन्फ्लुएंस, यहां से जुपिटर लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इनमें मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता देता हूं। प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा संतान का, के.एन. राव सर की थ्योरी है कि चाइल्ड बर्थ से 1 ईयर के अंदर अंदर सैटर्न 5th हाउस 5th लॉर्ड लग्न और लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। आप नोट कर लो है 5th हाउस 5th लॉर्ड लग्न और लग्न लॉर्ड को चाइल्ड बर्थ से 1 साल पहले कभी भी इन्फ्लुएंस करके चला जाए तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। ऐसे जुपिटर भी 5th हाउस 5th लॉर्ड लग्न और लग्न लॉर्ड और 9th हाउस 9th लॉर्ड, इन तीनों में से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर जाए, 9th हाउस 9th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर जाए, 5th हाउस 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर जाए जुपिटर, तभी भी चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता है। सैटर्न तो देखिए 5th हाउस को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है करेंटली। जुपिटर यहाँ पे है तो वो यहाँ से 9th हाउस में 3 साइन है, तो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। 9th लॉर्ड कहाँ पे चला गया, यहाँ से 9th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। यहाँ पे आएगा वो 2 साइन के अंदर, तो 2 साइन के अंदर भी वो नहीं तो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 9th हाउस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, और 9th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 9th लॉर्ड आपका प्लेस्ड है इस पर्टिकुलर साइन में। एक्चुअली जुपिटर इसमें ट्रांजिट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अराउंड जब वो 3 साइन में एंटर होगा, तो वो 9th हाउस में भी चला जाएगा और
5th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर देगा उस टाइम। अब आप कहोगे कि तब तो सैटर्न 12 साइन में आ जाएगा, तो जो हमारी थ्योरी है, जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो ये नहीं कहते कि वो उस टाइम चाइल्ड बर्थ के टाइम इन्फ्लुएंस करे, उससे 1 साल पहले करके निकल जाएगा, तभी भी लग जाएगा थ्योरी। तो इसका जो मैं टाइम वो देता हूँ सभी दशाओं, अंतरदशाओं और सभी चीजों को मिला मिलूकर, कि जुपिटर जब 3 साइन में एंटर होगा 2025 में, तब ये चाहे इस साइन में चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर साइन को इन्फ्लुएंस करके बाहर निकला है। तब इसके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस हाउस में आके वो लग्न को भी इन्फ्लुएंस करेगा, इस हाउस में आके जुपिटर 5th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, सैटर्न इमीडिएटली इन्फ्लुएंस करके आया ही होगा। इसी तरीके से मार्स की भी एक कंडीशन होती है कि मार्स 6 मंथ पहले तक 5th हाउस, 5th लॉर्ड या 9th हाउस, 9th लॉर्ड को सेटिस्फाई कर दे। तो मार्स की कंडीशन 99% केसेस में हमेशा सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि मार्स 2-3 हाउस चेंज कर लेता है। तो 2-3 हाउस चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं से वो इन चारों में से किसी एक को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो मार्स की कंडीशन में यहाँ पे लगा के बता नहीं रहा हूँ, लग जाती है वो हर एक केस में। तो इस तरीके से जो मैंने इसको प्रेडिक्शन दिया चाइल्ड बर्थ को, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 में जब जुपिटर 3 साइन में एंटर होगा, उसके नियर अबाउट कभी भी इन्हें खुशखबरी मिल सकती है। तो थोड़ा लंबा ये एनालिसिस हो गया है, आप थोड़ा इसको फिर से ध्यान से देखिएगा। पैरामीटर से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा किसी भी दिन। अभी ये एनालिसिस मुझे करना था, क्योंकि चाइल्ड बर्थ का एनालिसिस थोड़ा लेंदी होता है, वीडियोस पे एक्सप्लेन करने में, सारी चीजें बताने में यहाँ पे थोड़ा सा उतना इजी आसान नहीं होता। फिर भी उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि वो कमेंट से ही एक्चुअली मुझे इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। आपको बताने के लिए मैं नई नई चीजें निकाल कर लेकर आता हूँ। नमस्कार।